हेलो बच्चों, आज है आपका नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम कैटालिसिस। यानी हम पढ़ेंगे क्रियाविधि हम पढ़ेंगे बेटा एंजाइम कैटालिसिस की। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, किस तरीके से एंजाइम जो है कार्य करते हैं सबस्ट्रेट पर और किस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। एंजाइम के कैटलिस्ट की भांति कार्य करने के लिए फिशर ने की एंड लॉक मैकेनिज्म दी थी बेटा। यानी कि फिशर नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम एज ए कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, उसके लिए एक थ्योरी दी, एक मैकेनिज्म दी कि एंजाइम किस तरीके से कार्य करते हैं। की एंड लॉक मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है। की एंड लॉक मैकेनिज्म जो होती है वो बताती है जो आपका लॉक होता है वो एंजाइम होता है, की इज अ सबस्ट्रेट होता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि लॉक में हर कोई चाबी नहीं लग सकती, किसी भी चाबी से लॉक नहीं खोला जाता। एक पर्टिकुलर चाबी से ही जो उसमें फिट आएगी, जो उसके साइज की होगी, वही जो है लॉक को खोल सकती है। तो उसी के आधार पर एंजाइम में भी कुछ साइट्स होती हैं जिन्हें हम एक्टिव साइट्स कहते हैं। उन्हीं में आके सबस्ट्रेट फिट होते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट का जो साइज होता है, ठीक है, जो आकार होता है वो उसमें आराम से फिट हो जाता है और उससे अभिक्रिया होने के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें बेटा 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है कि एंजाइम ई तथा क्रियाधारी यानी कि सबस्ट्रेट पदार्थ एस के बॉन्ड के फलस्वरूप एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में पहले बॉन्ड बनाएंगे और जिससे कि एक इंटरमीडिएट बनेगा, जैसे हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट का निर्माण होगा। यानी कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े हैं उसमें से फिर प्रोडक्ट बनेगा आपका, यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, एंजाइम से उत्पाद का अलग होना, यानी कि एंजाइम उत्पाद से अलग हो जाएगा और उत्पाद हमें मिल जाएगा और एंजाइम हमें एज इट इज हमारा रिएक्शन में आ जाएगा। तो देखो हमने एक इस तरीके का एंजाइम की स्ट्रक्चर है किसी एंजाइम की, जिसमें सबस्ट्रेट आके इसकी एक्टिव साइड में आके जुड़ जाएंगे सबस्ट्रेट, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने लगेगी इसकी सतह पर, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट और आपका अलग हो जाएगा और आपकी रिलीज ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी और आपका एंजाइम हमें एज इट इज मिल जाएगा। तो एंजाइम जो होते हैं आपके, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, यानी कि नंबर 1 आपका है हाई एफिशिएंसी, उच्च दक्षता। यानी कि एक मॉलिक्यूल एंजाइम का हजारों लाखों मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट दे सकता है। यानी कि इसकी हाई एफिशिएंसी होती है एंजाइम की, यानी कि एंजाइम लाखों करोड़ों अणुओं से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकता है एंजाइम, ठीक है। और नंबर 2 पॉइंट क्या है, हाईली इफेसिव स्पेसिफिक नेचर होता है, उच्च विशिष्ट प्रकृति, यानी कि हर कोई सबस्ट्रेट आके उससे नहीं जुड़ सकता और किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। जो इसकी एक्टिव साइट्स हैं उसी टाइप का आपका सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, यानी कि उच्च विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं, यानी कि इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं और अधिक टेम्परेचर होने पर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंजाइम, और लो टेम्परेचर पर ये काम नहीं करते हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ऑप्टिमम पीएच होनी चाहिए, तो पीएच भी आपकी पर्टिकुलर पीएच होनी चाहिए। कम पीएच या ज़्यादा पीएच पर ये काम नहीं करते। बेटा अब अगला टॉपिक है आपका बच्चों कॉलाइड्स, ठीक है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट था, अब कॉलाइड जो है सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। कॉलाइड्स क्या होते हैं बेटा, हमने विलयन पढ़ा था। विलयन क्या पढ़ा था कि विलय और विलायक से मिलने से विलयन बनते हैं। तो कॉलाइड भी इसी तरीके का होता है, लेकिन इसके जो विलय के अणुओं का साइज होता है वो बड़ा होता है विलयन के में जो आपका विलय घुला रहता है उसके साइज से। यानी कॉलाइड एक पदार्थ की अवस्था है जो कि अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। कॉलाइड कोई पदार्थ नहीं है, कॉलाइड एक क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है। हम नमक प्लस पानी को जब घोलते हैं तो नमक के कणों का आकार जो होता है लेस देन, घुलने पर जो सॉल्यूशन बनेगा आपका तो लेस देन आपका 1 नैनोमीटर होता है।
ठीक है। और अगर दूध क्रीम में जो आकार होता है कणों का वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। और मिट्टी प्लस पानी में क्या होता है, मिट्टी तो बिल्कुल साफ दिखती है, मिट्टी कणों का आकार जो होता है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर का होता है। इस तरीके के जो विलयन बनते हैं, जो लेस देन होता है, विलय के अणुओं की का जो आकार होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, वो समांगी कहलाते हैं। और इस तरीके के जो होते हैं विषमांगी, और इस तरीके के भी विषमांगी कहलाते हैं। जो समांगी विलयन होते हैं वो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता और ना ही उन्हें अति सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है, देखना भी कठिन है। जबकि विषमांगी इस तरीके के जिनका कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, उनको नग्न आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। और इस प्रकार के विलयन जो बनते हैं जिसमें कणों का आकार ग्रेटर देन होता है 1000 नैनोमीटर से, उनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इन्हें विलयन कहा जाता है। इस प्रकार से इस साइज के जिसमें विलय गुले होते हैं, इस साइज के आकार के विलय गुले होते हैं वो विलयन कहलाते हैं। और ये कॉलॉइड कहलाते हैं, और ये निलंबन कहलाते हैं जिनका आकार विलय के कणों का आकार जो होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। अगर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का कणों का आकार है विलय का, तो आपके कॉलॉइड्स बनेंगे। कॉलॉइड्स में भी 2 अवस्थाएं होती हैं, प्रक्षेप अवस्था जो विलय की तरह होती है, और एक परिक्षेपण माध्यम जो विलायक की तरह होता है। ठीक है। कॉलॉइड का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर कॉलॉइड का वर्गीकरण इस प्रकार है कि परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। यानी परिक्षेपण माध्यम जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा, यानी कि विलायक की तरह होगा। परिक्षिप्त अवस्था जो होगी आपकी वो विलय की तरह होगी, यानी कम अमाउंट में होगी। और उसके एग्जाम्पल और किस प्रकार का आपका कॉलॉइड बनेगा उनके नाम दे रखे हैं बेटा। जैसे ठोस को अगर ठोस में घोला जाए या ठोस में घोला जाए तो आपको ठोस सोल बनेगा, जैसे कि कलर ग्लास जैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है। जब ठोस को द्रव में घोला जाता है तो सॉल बनता है, जैसे पेंट कोशिका तरल द्रव में क्या है सॉलिड घुले जाते हैं। ठोस को जब गैस में घोला जाता है तो एरोसोल बनते हैं, जैसे धुआं धूल यानी कि हवा में धूल कण घुले रहते हैं। ठीक है। अब अगली है परिक्षेपित अवस्था। अगर द्रव हो और द्रव को अगर ठोस में घोला जाए तो जेल बनता है, जैसे पनीर और जेली। ठीक है। ऐसी द्रव को अगर द्रव में घोला जाए तो इमल्सन या पायस बनते हैं, जैसे दूध और कंडीशनर जो बालों में लगाते हैं वो। अगर द्रव को गैस में घोला जाता है तो एरोसोल बनते हैं, जो बादल कोहरा बनता है आपका। वो द्रव की कुछ बूंदें जो होती हैं आपकी गैस में मिल जाने से ही तो बादल और कोहरा बनता है, इसका एग्जाम्पल हो गया। जब गैस को ठोस में घोला जाता है तो ठोस सॉल बनते हैं, जैसे फोम रबर जिससे हम अपने बॉडी वॉश करते हैं, उस तरीके का जो हमारा एक ब्रश टाइप का आता है उसे फोम रबर बोलते हैं। जब गैस को द्रव में घोला जाता है तो फोम बनते हैं, साबुन के झाग वगैरह। तो बेटा इस तरीके से एक प्रकार का हमने आपको क्लासिफिकेशन करा दिया है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में कराएंगे। अभी के लिए इतना ही।